Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Maritime India Vision 2030. This topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो सबसे पहले समझते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 प्लान के बारे में। तो ये 10 ईयर ब्लूप्रिंट है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ किया था इस साल के स्टार्टिंग में विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द मैरीटाइम सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके पहले मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया था सागर माला इनिशिएटिव। ये जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है इट विल सुपरसीड और यू में से ओवरहॉल सागर माला इनिशिएटिव। सागर माला इनिशिएटिव जो कोस्टल एरियाज़ के जो पोर्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे मेनली फोकस था और उनकी कनेक्टिविटी थ्रू रोड एंड रेलवे डेवलप करने पे फोकस था। लेकिन सागर माला से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फिर प्रोजेक्ट लेकर के आया और हमारी सरकार लेकर के आई और उसका नाम दिया गया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। सो नाउ सागरमाला की जगह पे आप कभी भी आंसर में लिख रहे हो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप सागरमाला की जगह पे आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। अगर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के मेन गोल देखें तो इट इज़ अबाउट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा इट विल फोकस ऑन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, बूस्ट वाटरवेज। तो आने वाले 2030 तक यानी कि आने वाले 8 साल में कम से कम 27 नए और वाटरवेज को डेवलप किए जाएंगे। क्रूज बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करने पे फोकस किया जाएगा। तो अगर आप देखें की टॉकिंग पॉइंट ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, सो इन्हांस क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर by developing 12 selected ports, strengthen maritime institutions to increase India's share of seafarers from 12% to 20%। अगर ये फैक्चुअल डेटा भी आप याद रख पाएँ और सपोज़ कीजिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पे सवाल आ गया तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स। प्रायोरिटाइज डेवलपमेंट ऑफ 23 नेशनल वाटरवेज टू इंक्रीज कार्गो मूवमेंट फ्रॉम 73 मिलियन टन पर एनम टू 200 मिलियन टन पर एनम and development of eastern waterways and connectivity transport grid to enhance regional connectivity and reduce transportation cost with neighboring countries। तो ये वाला फोर्थ पॉइंट अगर आप देखिए तो ये APS एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं जैसे कि मेनली बांग्लादेश उसके साथ डेवलप करने पे भी फोकस किया जाएगा इन मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो इसके अंतर्गत क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, खासकर ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए विथ नेबरिंग स्टेट्स एक मेजर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है इट विल हेल्प इन डेवलपिंग रीजनल कनेक्टिविटी विथ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसका आप इंटरनेशनल रिलेशंस आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर यू कैन से कि दिस वाज द रिसेंट स्टेप टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट इट्स रीजनल कनेक्टिविटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में मैंने हमेशा आपको बताया है कि चाइना वीज़ा विज सवाल आए इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ तो आपको हमेशा ही लिखना है कि इंडिया हैज़ कल्चरल एंड जोग्राफिकल एडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू चाइना एज फार एज आवर रिलेशन विथ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ आर कंसर्न। तो हमारा जोग्राफिकल एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हुए हमेशा मैंने कंक्लूजन में आपको बताया है कि चाइना का इन्फ्लुएंस अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ पे आए तो आपको कंक्लूजन में लिखना है कि इंडिया का कल्चरल और जोग्राफिकल एडवांटेज है, इसलिए इंडिया को अप्रहेंसिव नहीं होना चाहिए चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को लेकर के इन साउथ एशियन रीजन। रादर इंडिया शुड बी रिलाइंग ऑन इट्स एडवांटेजेस और उसके लिए इंडिया को अपना कल्चरल और जोग्राफिकल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है विथ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो। तो उसी लाइन में आप लिख सकते हैं कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार इनके साथ कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए अपना जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है उसका एडवांटेज उठाने के लिए इंडिया इज़ कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड
प्रोजेक्ट। अभी ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव तो हो गया ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड प्रोजेक्ट। दूसरा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है रिगार्डिंग पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो देखिए अभी हमारे देश में जितने भी पोर्ट्स हैं दे वर बीइंग रेगुलेटेड एज पर एन ओल्ड लॉ दैट वाज ब्रॉट इन 1908। इस लॉ का नाम था इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। अब इसको रिप्लेस करके एक नया पोर्ट लॉ लाया जा रहा है जिससे पोर्ट जो हैं उनके अथॉरिटी या उनका मैनेजमेंट को लेकर के मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपको याद रखना है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में ओल्ड आर्कियाक पोर्ट लॉ हैज़ बीन नाउ रिप्लेस्ड विथ अ न्यू लॉ जिसका नाम है द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ एक्ट। सो इट विल बी एप्लीकेबल मेनली टू द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं जैसे कांडला इन गुजरात, मुंबई and JNPT in Maharashtra, Marbagaon in Goa, New Mangalore in Karnataka, Cochin in Kerala, VO Chidambaram, Chennai and Ennore in Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Paradweep in Orissa and Kolkata in West Bengal। तो ये हैं 12 मेजर पोर्ट्स। इन मेजर पोर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए एक नया कानून लाया गया है बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 और ये नया कानून लाया गया अंडर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। और इस नए कानून के हिसाब से जितने भी ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे जिसका आज के टाइम में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया है। जो पोर्ट का मैनेजमेंट है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी विल नाउ हैव अ सिंप्लीफाइड कॉम्पोजिशन। एक टैरिफ अथॉरिटी बनाई गई है जिसका काम होगा कि टैरिफ रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उसको फिक्स करे। टैरिफ आई होप यू अंडरस्टैंड कि पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको जो भी चार्जेस देना पड़ता है दैट इज़ टैरिफ। तो टैरिफ अथॉरिटी हैज़ बिन ब्रॉट एज पर दिस न्यू लॉ विच विल फिक्स टैरिफ and an adjudicatory board has been brought in order to resolve public private partnership dispute। तो कई सारे पोर्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम होता है, पोर्ट टर्मिनल बिल्ड करना। तो वो टर्मिनल्स का बिल्डिंग अप जो होता है दैट इज़ मेनली डन इन PPP फॉर्मेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्मेट, जहाँ पे सरकार की एजेंसी और कोई प्राइवेट एजेंसी मिल करके काम करते हैं। तो कभी कभार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस नए कानून के हिसाब से एक एडजुडिकेटरी बॉडी बनाई गई है विच विल बी हेल्पिंग इन रिजॉल्विंग सच डिस्प्यूट्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अब जरा बात करते हैं आसाम स्पेसिफिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में स्पेशल फोकस रहेगा ऑन डेवलपमेंट ऑफ वाटर कनेक्टिविटी ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ओवरऑल टारगेट क्या है इस मैरीटाइम इंडिया विजन का कि मौजूदा जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, अगर ओवरऑल वेट में बात की जाए तो एक साल में हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन है 109 मिलियन मेट्रिक टन्स, उसको बढ़ा करके 200 मिलियन मेट्रिक टन्स करना है बाय 2030। और इसके लिए स्पेशल फोकस दिया जा रहा है ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अगर हमें मजबूत करना है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। तो पहली बात तो हो गई मैरीटाइम विजन। फिर मैरीटाइम विजन में हमने कहा कि मेन फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब इसी आर्टिकल में लिख रहा है कि अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना है तो हमें ब्रह्मपुत्रा रिवर की ड्रेजिंग करनी होगी। तो अब हमें समझना होगा अबाउट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ रिगार्डिंग ड्रेजिंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इसकी मदद से हम और भी बहुत कुछ चीज़ें समझ जाएंगे कि असम के अंदर हर साल फ्लड क्यों आता है। तो एक बार ज़रा समझते हैं और फिर इस मुद्दे पे आएंगे ड्रेजिंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड पेरिनियल फ्लड इन असम। हर साल फ्लड आता है दैट वी ऑल नो। तो उसके पीछे 4 या 5 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण तो है हाई वाटर यील्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो बहुत सारा पानी का फ्लो आता है ब्रह्मपुत्रा नदी से। इनफैक्ट इट इज़ 3rd लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एनुअल डिस्चार्ज। फर्स्ट इज अमेजन एंड सेकेंड इज कॉन्गो। तो वाटर डिस्चार्ज की अगर बात की जाए, जितना पानी आता है तो उसमें 3rd लार्जेस्ट है। दैट इज़ वन रीजन बिहाइंड फ्लड एवरी ईयर। दूसरा कारण है असम की जो आप टोपोग्राफी देखें यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड देखें तो इट इज़
फनल शेप्ड टोपोग्राफी, इस तरीके का फनल जैसा टोपोग्राफी है हमारा, लैंड का स्ट्रक्चर है, दोनों साइड से माउंटेन्स हैं, एक और मेघालयन प्लेटू और दूसरी तरफ हिमालयन माउंटेन्स। तो इस कारण से जो मॉनसूनल विंड्स होते हैं, यू सी दिस इज़ फनल शेप टोपोग्राफी, तो मॉनसूनल विंड्स गेट ट्रैप्ड इन दिस फनल शेप टोपोग्राफी। ऐसे मॉनसून के विंड्स आते हैं, दे गेट ट्रैप्ड, और इसी कारण से अपर हिमालय में बहुत सारा रेनफॉल होता है। अपर असम में बहुत सारा रेनफॉल होता है। लोअर असम से तो ये मॉनसूनल विंड्स चलते हैं, बट दे गेट ट्रैप्ड। थोड़े बहुत तो रेनफॉल ये लोग कार्बी आंगलोंग प्लेटू के आसपास जा कर के विंडवर्ड साइड में करा देते हैं, लेकिन फिर अपर असम में जाकर के सारे के सारे मॉनसूनल विंड्स ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे फिर बहुत बारिश होती है, और फिर वो बारिश जो है वो मॉनसून के टाइम में वो फ्लड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द लोअर रीजन ऑफ असम। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर। ये नेचुरल फैक्टर है हमारे टोपोग्राफी या स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड के कारण हर साल रेनफॉल आना। उसके अलावा आप देखो, अगर आप असम की टोपोग्राफी देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड देखो, तो नॉर्थ साइड में वी हैव हिमालयाज, and then in the southern part we have Shillong Plateau, and that make this Assam valley a very narrow valley, limited width। और इसी कारण से जब मानसून के टाइम में वाटर डिस्चार्ज बढ़ता है तो फिर थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होता है, लेकिन अगर ओवरफ्लो होने के लिए विड्थ काफ़ी रहता हमारे पास तो फिर ये ओवरफ्लो मैसिव फ्लड में कन्वर्ट नहीं होता, बट ये ओवरफ्लो बिकॉज ऑफ द लिमिटेड विड्थ टर्न्स इनटू मैसिव फ्लड। और इन सब के ऊपर एक मेजर प्रॉब्लम और आ जाता है सिल्टेशन का। सिल्टेशन जब हमारे जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, ये तो नैरो विड्थ हो गया, और ब्रह्मपुत्रा नदी में सैंड इकट्ठा होने लगता है ऑन द रिवर बेड, एंड दिस सैंड या सिल्ट या ग्रेवल्स या पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर टुकड़े होते हैं, वो फिर ब्रह्मपुत्रा नदी का जो डेप्थ है उसको घटा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो वन मेजर रीजन बिहाइंड फ्लड एवरी ईयर। तो पहले फ्लड हर साल आता भी था तो इतना मैसिव नहीं आता था, लेकिन अब फ्लड आता भी है फ्रिक्वेंटली हर साल, और वो मैसिव तरीके से भी आ रहा है। कारण ये है कि सिल्टेशन होते होते जो रिवर का जो बेड है उसका डेप्थ काफ़ी कम हो गया, तो सिल्टेशन का प्रॉब्लम समझते हैं। यू सी दिस इज ब्रह्मपुत्रा रिवर रिप्रेजेंटेशन। तो अपर रीजन में अगर आप देखें, अपर ब्रह्मपुत्रा में, तो यहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोप से होते हुए गुजरता है, तो हिली रीजन है, स्लोप से होते हुए गुजरता है, इस कारण से स्पीड काफ़ी हाई रहता है ब्रह्मपुत्रा नदी का इस एरिया में, और हाई स्पीड के कारण इस एरिया में इरोजन ज़्यादा होता है। तो इस एरिया में जो आसपास के जो माउंटेन्स या जो रॉक्स हैं उनका लगातार इरोजन होता रहता है बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। अभी जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी प्लेन में उतर आता है, और ख़ासकर जब ये लोअर असम की तरफ आता है, तो यहाँ पे पूरी तरह से प्लेन में आ गया है, इसलिए इसका स्पीड कम हो चुका है, और स्पीड कम होने के कारण जो ऊपर से लाने वाले जो सैंड्स या पेबल्स थे बिकॉज ऑफ इरोजन, वो यहाँ वो डिपॉजिट करने लगता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखो, ये है रिवर बेड, मान लीजिए हम इस एरिया की बात कर रहे हैं लोअर असम की, ये है रिवर बेड। यहाँ पे अपर असम से ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत सारा पेबल सैंड डिपॉजिट्स लेकर के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड था, तो इन पेबल और सैंड्स को वो अपने साथ कैरी करते हुए ला रहा है। लेकिन लोअर असम में आते ही स्पीड कम हो गया बिकॉज इट इज़ नाउ मूविंग इनटू प्लेन, स्लोप नहीं है, और वहाँ पे फिर ये पेबल या सैंड वो डिपॉजिट करने लगता है, इस तरीके से इकट्ठा होने लगता है। सो नेचुरल सी बात है कि जब पेबल और सैंड वो रिवर बेड पे इकट्ठा होंगे तो रिवर की जो डेप्थ है वो कम होगी, और रिवर की जब डेप्थ कम होगी तो आसपास के रीजन में हर साल ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस होंगे। तो ये 4 मुख्य कारण हैं, एक बार फिर देख लीजिए, 4 मुख्य कारण असम के अंदर मैसिव फ्लड आने के। एक तो वाटर डिस्चार्ज हेवी है, दूसरा फनल शेप टोपोग्राफी है, तीसरा हमारा जो विड्थ है वो काफ़ी लिमिटेड है, और चौथा है सिल्टेशन, सिल्ट का इकट्ठा होना इन द लोअर ब्रह्मपुत्रा रीजन। यहाँ पे स्लोप कम है, सिल्ट इकट्ठा होता जा रहा है लगातार, और सिल्ट इकट्ठा होने के कारण जो रिवर बेड है उसकी डेप्थ कम हो गई है, और डेप्थ कम होने के कारण जब ऊपर से जब भी पानी आता है थोड़ा भी ठीक ठाक सा मानसून के टाइम में, तो यहाँ पे बेड की डेप्थ कम होने के कारण आसपास में ओवरफ्लो होने लगता है, एंड दैट
लीड्स टू फ्लड। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये जो सिल्टेशन का प्रॉब्लम है उसका एक ही मेन सॉल्यूशन है, वो है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब होगा कि आप जो रिवर बेड है वहाँ से सैंड और सिल्ट को लगातार रिमूव करें। ये स्कूप आउट द मड, वेट्स एंड सैंड सिल्ट फ्रॉम द रिवर बेड, और रिवर बेड की डेप्थ को बढ़ाएं। ड्रेजिंग अगर नहीं किया जाएगा तो आने वाले साल में ब्रह्मपुत्रा के अंदर फ्लड का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों ही बढ़ेगा, और वो असम के सोसाइटी और इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता रहेगा। इस कारण से ड्रेजिंग को लेकर के कई दफ़ा भारत सरकार ने प्लान्स बनाए, लेकिन अभी तक वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अब मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 में जैसा कि हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के वाटर कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट की वाटर कनेक्टिविटी का लाइफलाइन है ब्रह्मपुत्रा नदी। नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ब्रह्मपुत्रा नदी, धुबरी टू सदिया। तो अब उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का ड्रेजिंग किया जाए, उसके रिवर बेड का ड्रेजिंग किया जाए, और इसके लिए फिर अब असम सरकार ने एक ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट साइन किया है। असम सरकार ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी मदद से अब ब्रह्मपुत्रा रिवर की ड्रेजिंग की जाएगी और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे फिर हाईवेज डेवलप किए जाएंगे। इसीलिए ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट साइन किया गया है, ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट फॉर ड्रेजिंग एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन। और ये जो ड्रेजिंग का जो अग्रीमेंट है, इसमें फोकस रहेगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी का जो मेन चैनल है उसका डेप्थ 2.3 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक बढ़ाया जाए, और इसके लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है। सो होपफुली इस बार ड्रेजिंग का काम ठीक से किया जाए, सिर्फ रिपोर्ट बना करके ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि बिना ड्रेजिंग किए, बिना सिल्टेशन रिमूव किए हम लोग फ्रीक्वेंट रिवर फ्लड का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ये जो 4 फैक्टर्स आप देख रहे हैं फ्लड के पीछे, इसमें से बाकी 3 फैक्टर्स जो है वो नेचुरल फैक्टर्स हैं। वैसे तो सिल्टेशन भी नेचुरल फैक्टर है, लेकिन बाकी 3 फैक्टर में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो बस ये चौथा फैक्टर है जिसमें हम थोड़े बहुत बदलाव ला सकते हैं। चलिए, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सारस 3 टेलीस्कोप, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सारस, इसका फुल फॉर्म है शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम 3 टेलीस्कोप। एक तरह का टेलीस्कोप है, यानी कि कॉस्मिक वेव्स रेडिएशंस को स्टडी करेगा। ये टेलीस्कोप को इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और बिल्ड किया गया है, यानी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ही इसको बनाया है, और इसको सेटअप किया गया है बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु। तो ये जो सरस 3 टेलीस्कोप है, इसको सेटअप किया गया है इन दंडी गनहल्ली लेक ऑफ श्रावती रिवर बैक वाटर विच इज़ इन नदर्न कर्नाटका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया कि लेक के ऊपर ये सरस 3 टेलीस्कोप को इस्टेब्लिश किया गया है। अभी सरस 3 हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है? सरस 3 तो वैसे 2020 में ही सेटअप कर दिया गया था, लेकिन सरस 3 टेलीस्कोप ने हाल फिलहाल में कुछ रेडियो गैलेक्सीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैप्चर किए हैं, जिनकी मदद से हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट्स हैं, उनको रेडियो गैलेक्सीज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हैं। सबसे पहले समझते हैं रेडियो गैलेक्सीज क्या होते हैं। वैसे गैलेक्सी क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, कलेक्शन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स। जिस गैलेक्सी का हम हिस्सा है, हमारा अर्थ हिस्सा है या सोलर सिस्टम हिस्सा है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस तरीके से देयर आर सम गैलेक्सीज जिनको हम लोग रेडियो गैलेक्सीज कहते हैं। रेडियो इनको गैलेक्सीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गैलेक्सीज से ज़्यादातर जो इमिशंस होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट रेज। तो कुछ ऐसे गैलेक्सीज हैं जहाँ से विजिबल लाइट कम आता है, रेडियो वेव्स ज़्यादा आते हैं, वैसे गैलेक्सीज को हम लोग कहते हैं रेडियो गैलेक्सीज। रेडियो गैलेक्सीज आर मेनली ड्रिवन बाय नॉन थर्मल इमिशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिशन, जो वेव्स का इमिशन होता है, वो मेनली 2 कारणों से हो सकता है। हीट के कारण हो सकता है, उसको कहेंगे थर्मल इमिशन, या और भी रीजन्स हैं क्वांटम फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, उस कारण से जो इमिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन थर्मल इमिशन। तो रेडियो गैलेक्सीज आर बेसिकली इनटू नॉन थर्मल इमिशन। अब हमारा जो सारस टेलीस्कोप है, इसने रेडियो गैलेक्सीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले हैं। ये जो रेडियो गैलेक्सीज हैं दे वर क्रिएटेड जस्ट आफ्टर बिग बैंग इवेंट। तो
तो बिग बैंग इवेंट लगभग 13.9 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, 13.9 बिलियन ईयर्स अगो। तो बिग बैंग इवेंट के जस्ट 200 मिलियन ईयर्स, देखिए हम लार्जर स्केल में बात कर रहे हैं तो 200 मिलियन ईयर्स इज़ वेरी लेस। जब हम लार्जर स्केल पे बात कर रहे हैं 13.8 या 13.9 बिलियन ईयर्स पे बात कर रहे हैं तो बिग बैंग के जस्ट 200 मिलियन ईयर्स बाद जो इवेंट्स हुए वहीं पे उसी टाइम में ये रेडियो गैलेक्सीज बने थे। और सारस रेडियो टेलीस्कोप हमें रेडियो गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब इट इज़ गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑलमोस्ट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये जो रेडियो गैलेक्सीज के बनने का जो वक्त था इसको कहा जाता है कॉस्मिक डॉन। ये जो फेज है इसको कहा जाता है कॉस्मिक डॉन, क्योंकि देखिए बिग बैंग इवेंट हुआ, उसमें थोड़ा बहुत लाइट इमिशन हुआ, उसके बाद पहली बार स्टार्स बने लगभग 200 मिलियन ईयर्स लेटर, जिसके बाद यूनिवर्स में लाइट आया। अदरवाइज यूनिवर्स में बिग बैंग होने के बाद 200 मिलियन ईयर्स तक का जो वक्त है उसको हम लोग कहते हैं डार्क एज। ये डार्क एज हिस्ट्री वाला डार्क एज से अलग है, जो मिडिएवल टाइम में आप कहते हैं। तो बिग बैंग होने के बाद लाइट ओरिजिनल तरीके से नहीं था यूनिवर्स में, तो बिग बैंग इवेंट के बाद लगभग 200 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम है उसको हम लोग अर्थ या जियोलॉजी टाइम स्केल में कहते हैं, यूनिवर्स या टाइम स्केल में हम लोग कहते हैं डार्क एज। बिग बैंग से 200 मिलियन ईयर्स तक डार्क एज, उसके बाद पहले स्टार्स बनने शुरू हुए, गैलेक्सीज बनने शुरू हुई और उसी टाइम में बने रेडियो गैलेक्सीज, और फिर पहली बार लाइट आया जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्मिक डॉन। सो इग्निशन द फर्स्ट स्टार्स mark the end of dark ages and the beginning of cosmic dawn, which is somewhere about 100 to 200 million years after Big Bang. For the first time our universe began shining with light other than the afterglow of Big Bang. अब इस सारस 3 ने रेडियो गैलेक्सीज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं वो ज़रा देखते हैं। तो सारस 3 के हिसाब से लेस देन 3% ऑफ द गैसियस मैटर विद इन द अर्ली गैलेक्सीज वेयर कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। एक इन्फॉर्मेशन तो ये कलेक्ट किया इसने। उसके अलावा इसने ये भी बताया कि अर्लीस्ट गैलेक्सीज दैट मीन्स द रेडियो गैलेक्सीज वेयर ब्राइट इन रेडियो इमिशंस बट दे वेर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन एक्सरेज। तो रेडियो इमिशंस तो इनके से होते ही हैं, साथ ही साथ एक्सरेज भी होते थे। एंड द एक्सरेज कमिंग फ्रॉम द रेडियो गैलेक्सीज वेयर मेन रीजन बिहाइंड हीटिंग अप ऑफ द कॉस्मिक गैसेज। रेडियो वेव से हीटिंग नहीं हो रही थी बट एक्सरेज के कारण मेनली हीटिंग हो रही है कॉस्मिक गैसेज की, एज पर द डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सारस 3 टेलीस्कोप। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एटीट्यूड टुवर्ड्स cleanliness and this topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. So क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है पहले वो देखते हैं, फिर देखेंगे कि इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच के दौरान जापान का मैच था और आई थिंक जर्मनी के साथ मैच था जो जापान ने जीता भी। तो मैच जब ख़त्म हो गया उसके बाद जो जापान फुटबॉल टीम के फैंस या सपोर्टर्स थे, देखा गया कि वो लोग ऐसे ब्लू बैग लेकर के अपने आसपास के एरिया को क्लीन करने लगे। सो दे वर क्लीनिंग द स्टेडियम बिफोर मूविंग आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर द मैच। तो इसको देख करके पूरे दुनिया भर में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जापान के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तारीफ़ होने लगी कि इन लोगों का क्लीनलीनेस को लेकर के देखिए कितना रेस्पेक्ट है और इनका वर्क कल्चर देखिए। ऐसे जब तारीफ़ होने लगी तो फिर जापान के लोगों की तरफ से, जो वहाँ के आम सिटीजन हैं, उनके तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स आया कि दिस इज़ नॉर्मल थिंग टू डू, हमारे यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग इसी तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। सो इनफैक्ट जापान फुटबॉल टीम के कोच कहते हैं कि व्हेन यू लीव you have to leave a place cleaner than it was before. That's the education that we have been taught. This is the basic culture we have. For us this is nothing special. पूरे दुनिया भर में इसकी तारीफ़ हो रही है लेकिन ये कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है। अब इसका एथिक्स में बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। एथिक्स पेपर में जो आपका चैप्टर 1 है वहाँ पर टर्म दिया हुआ है इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन पर्सनालिटी बिल्डिंग, ये भी चैप्टर 1 में, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे एजुकेशन की मदद से हमारा पर्सनालिटी बिल्डिंग या वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। चैप्टर 2 जो है एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूड को बदलना क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई लर्निंग देना काफ़ी नहीं है, किसी को बस एक बात सिखाना कि नहीं गंदगी नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट इनफ। द वैल्यूज़ ऑफ क्लीनलीनेस हैज़ टू बी इनकलकेटेड, दैट इज़
डन इन जापान, और इस कारण से दिस साइट माइट बी न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर पीपल ऑफ जापान। तो एटीट्यूडनल चेंज हो या इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ हो या रोल ऑफ एजुकेशन हो, उस पर कभी भी आप आंसर लिख रहे हो तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे आप जस्टिफिकेशन पार्ट में लिख सकते हैं कि मैंने ये अप्रोच इसलिए लिया है ताकि मैं चाहता हूँ एटीट्यूड बदला जाए लोगों का, लोगों के अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट की जाए, और वहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं कि देखिए जापान के अंदर कैसे वैल्यूज़ इनकलकेट करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट आता है। आप सिर्फ बताते रहें कि ऐसा करना सही है या गलत है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप लोगों के वैल्यूज़ को ना बदलें। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में सवाल पूछा हुआ है कि बिफोर स्वच्छ भारत अभियान ऑल्सो देयर वाज ए स्कीम नोन एज टोटल सैनिटेशन कैंपेन, बट दोनों का पर्पस एक ही था। टोटल सैनिटेशन कैंपेन में भी टॉयलेट बनाए गए, स्वच्छ भारत अभियान में भी टॉयलेट बनाए गए, दोनों का गोल यही था कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए। लेकिन टोटल सैनिटेशन कैंपेन फेल रहा, जबकि स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे आपको बस यही प्रूव करना था कि दोनों जो स्कीम्स थे पर्पस एक ही था, गोल एक ही था, अप्रोच भी एक ही था टॉयलेट बनाने का, लेकिन एक मेजर अंतर था। स्वच्छ भारत अभियान में फोकस था एटीट्यूडनल चेंज पे, लोगों के वैल्यूज़ को बदलने पे, और इस कारण से स्वच्छ भारत अभियान वॉज सक्सेसफुल वाइल टोटल सैनिटेशन कैंपेन वॉज अ फेलियर। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में एक बात का रियलाइजेशन हो गया था कि समस्या ये नहीं है कि गांव-गांव में टॉयलेट नहीं है, समस्या ये है कि गांव-गांव में लोग टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दे बिलीव कि ओपन डेफिकेशन इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर इन्वायरमेंट ऑफ देयर हाउस। नॉर्मल एक बिलीफ क्या था कि हाउस होल्ड प्रीमाइसेस में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसको बदलने पे फोकस किया गया स्वच्छ भारत अभियान में कि नहीं, घर के बाहर शौच करना, ओपन डेफिकेशन करना, ये अनहेल्दी भी है, सेमफुल भी है, और इस कारण से टोटल सैनिटेशन कैंपेन फेल्ड बट स्वच्छ भारत अभियान रिमेन सक्सेसफुल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुरुजन। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए छोटा सा टॉपिक है, याद रखना है एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। पीआईबी ने, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो करंट डेवलपमेंट्स को लेकर के, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी ने हाल फिलहाल में एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट रिलीज़ किया है जिसका नाम है गुरुजन। दिस म्यूजिकल ट्रिब्यूट हैज़ बीन रिलीज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ श्रीमंत शंकर देव जी। तो ये याद रखना है आपको, गुरुजन नाम। शंकर देव जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, मुझसे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा आसाम हिस्ट्री में, राइट। मैं भी चिन्मय सर से सीखने की कोशिश करता हूँ, बट आप आई होप आपने और ज़्यादा पढ़ रखा होगा। शंकर देव जी वॉज 15-16 सेंचुरी एसएमईज सोसाइटी या सोशल रिफॉर्मर, सेंट। उनके कई सारे उन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट्स किए हैं, आसाम को एक नई डायरेक्शन दी है सोशल कल्चरल डायरेक्शन में। स्टार्टेड न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक नोन एज बोरगीत, थिएटर परफॉर्मेंस लाइक अंकिया नाटन, भावना, डांस known as Satriya, and literary language basically was used ब्रजावली। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्लू बगिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है सीधा सीधा पीटी में पूछ ले, तो पहले देखते हैं ब्लू बगिंग है क्या। देखिए सीधी सी बात है, ब्लू बगिंग में ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू अगर कोई हैकर आपके डिवाइस को, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस को हैक करता है और इन्फॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश करता है, तो इस एक्शन को कहा गया है ब्लू बगिंग। वंस ए डिवाइस और फोन इज ब्लू बग्ड, अ हैकर कैन लिसन टू द कॉल्स, रीड एंड सेंड मैसेजेस एंड स्टील और मॉडिफाई योर कॉन्टैक्ट्स। तो ब्लू बगिंग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आपका काम हो जाए आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। पब्लिक वाईफाई का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब ब्लू बगिंग या तो पीटी में आएगा, मेंस में सीधा सीधा नहीं आएगा व्हाट इज़ ब्लू बगिंग, लेकिन मेंस में कभी आप आंसर लिख रहे हो साइबर सिक्योरिटी पे या डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर चैलेंजेस, तो वहाँ पे आप जो लिखते हैं ना अलग अलग तरह के थ्रेड्स, जैसे कि मालवेयर, स्पाईवेयर, विशिंग, फिशिंग, वहाँ पे आप एक और नया टर्म लिख सकते हैं ब्लू बगिंग। बट प्रीलिम्स में इसके सीधे सीधे आने के चांसेस हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। लेकिन पीएम किसान इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एंड इट विल कवर ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये भी गलत है। बाद में इसको सारे तरह के फार्मर्स के लिए ओपन कर दिया गया था हुआ लैंड होल्डिंग्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली।
Millet are consumed by the people of Indus Valley civilization, right? They require more water for growth than rice and wheat. This is wrong. So second statement wrong करते ही आप देखोगे elimination methods you will arrive at option C, that is 1 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.